हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में हमेशा की तरह आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में डेली वोकैब जो एडिटोरियल से रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहेगी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेंगे। इसी क्लास में देख लेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और लास्ट में मिल जाएंगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सब कुछ जितना फॉर्मेट हो सकते हैं वोकैब के, वो सब एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आते हैं फिर उसको आप अच्छे से समझ सकते हो और आंसर को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज रहेंगे। एडिटोरियल का जो कंटेंट है उसी से बनाए गए कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज रहेंगे, ग्रामर के एमसीक्यूज रहेंगे, जिससे आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी। और ये जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वोकैब की नेचर है, एक बार में नहीं आता है समझ में, बार बार इसको करना पड़ता है। तो उसके लिए बना लिए हमने ट्रिकी एमसीक्यूज, और उसके बाद हम करा देंगे आपकी प्रैक्टिस, जिसके बाद तो आपने जो आज की तारीख में पढ़ा है सब कुछ एकदम रट जाएगा, फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। बेनिफिशरीज जिनके लिए क्लास हैं ये सारे हैं, देख लेना इनको, ठीक है। उसके अलावा चलिए अभी शुरू ही कर देते हैं। अब तो चैनल पर अगर नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है डेबेकल। नाउन होता है पराजय या फिर बुरी विफलता को बोलते हैं डेबेकल। एक सडन या फिर कंप्लीट फेलियर हो गया है ना, आप पूरी तरीके से हार गए, उसी को बोलते हैं डेबेकल। द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च टर्न्ड इनटू अ मार्केटिंग डेबेकल। एक नया प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ था, टर्न्ड इनटू वो कैसा बन गया, क्या किस चीज़ में बदल गया, वो एक मार्केटिंग डेबेकल, एक हार में बदल गया, असफल हो गया वो। सिनोनिम देखते हैं इसका, डेबेकल का सिनोनिम हो जाएगा फियास्को, कोलैप्स और डिजास्टर, ठीक है। तीनों का मतलब वही है, हार जाना, बुरी तरीके से विफल हो जाना। इसमें से मार्क करो फियास्को को, कोलैप्स को भी मार्क कर लो, डिजास्टर का आपको पता होगा। अब एक तरफ कोई चीज़ हार गई या फिर विफल हो गई, पराजय हो गई, दूसरी तरफ फिर उसका क्या उल्टा रहेगा, सक्सेस। ट्रम्प मैंने बताया, ट्रम्प किसको बोलते हैं, विक्ट्री को बोलते हैं, और विक्ट्री तो आगे लिखा ही हुआ है। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, मार्क कर लेंगे ट्रम्प को। ये जो मैं वर्ड्स मार्क कराता हूँ इनको बहुत ध्यान से देख लिया करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबरिंग में वर्ड्स मिल रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं मार्क करा रहा हूँ ये बहुत, सारे वर्ड्स को मैं मार्क नहीं कराता, जो एग्जाम ओरिएंटेड है उन्हीं को मैं मार्क कराऊंगा, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला वर्ड है टर्न अराउंड। नाउन होता है सुधार या परिवर्तन को बोलते हैं टर्न अराउंड। एन अब्रप्ट और सिग्निफिकेंट चेंज ऑफन फॉर द बेटर, किसी अच्छी काम के लिए एक चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलते हैं टर्न अराउंड। द कंपनी सो अ कंप्लीट टर्न अराउंड आफ्टर द न्यू सीईओ टुक ओवर। कंपनी ने देखा एक नया कंप्लीट टर्न अराउंड, एक सुधार, चेंज, और किस चीज, कब, जबकि आफ्टर द न्यू सीईओ टुक ओवर, एक नया सीईओ उसने क्या कर लिया, कंपनी को टुक ओवर कर लिया, चार्ज ले लिया एक नए सीईओ ने। तो फिर क्या हो गया, वहाँ पर एक टर्न अराउंड हुआ, एक बदलाव हुआ। सिनोनिम देखते हैं इसका, रिवर्सल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और रिकवरी हो गई, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, अगर सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है तो कुछ अच्छा होना शुरू हुआ होगा, प्रोग्रेस होनी शुरू हुई होगी, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, डिक्लाइन, डाउनफॉल और स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन को मार्क करेंगे। स्टैग्नेशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होती है, बस वो सिंपल ऐसे ही चल रहा होता है जैसे चल रहा था, ठीक है। तो स्टैग्नेशन को मार्क कर लेंगे इसमें से, बाकी तो कोई और वर्ड नहीं है ऐसा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पिवोटल। पिवोटल होता है एक एडजेक्टिव, निर्णायक या फिर केंद्रीय को बोलते हैं, ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही होती है पिवोटल। द मैच वॉज अ पिवोटल मोमेंट इन द टीम्स जर्नी। जो मैच था और टीम की जर्नी में, टीम की यात्रा में एक बहुत ही पिवोटल मोमेंट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था। क्रूशियल हो सकता है, वाइटल हो सकता है और एसेंशियल हो सकता है, ठीक है। इसमें से आप क्रूशियल और वाइटल को मार्क कर लेंगे, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब है वही इंपॉर्टेंट। अब एक तरफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, वाइटल है, एसेंशियल है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, ये रहेगा ट्राइवल। ट्राइवल बहुत माइनर सा, माइनर हो गया आगे, और इनसिग्निफिकेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स, मार्क करेंगे इसमें से ट्राइवल। ट्राइवल होता है बहुत मामूली सा। अगला वर्ड है रेटोरिक। नाउन होता है भाषण कला या फिर शब्द भंडार को बोलते हैं, परसुएसिव और इम्प्रेसिव लैंग्वेज दैट में लैक सिंसियरिटी। ऐसी लैंग्वेज है जो इंप्रेस तो करती है लेकिन उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ इसको, रेटोरिक का मतलब क्या होता है, हवाबाजी। हवाबाजी को बोलते हैं रेटोरिक। द स्पीच वॉज फुल ऑफ एम्प्टी रेटोरिक बट लैक्ड कॉन्क्रीट प्लान्स। स्पीच कैसी थी, फुल ऑफ एम्प्टी रेटोरिक, मतलब क्या, सिंपल खाली हवाबाजी थी, बट लैक्ड कॉन्क्रीट प्लान्स, इसके अंदर कोई प्लान्स नहीं थे। ओरेटरी हो सकता है, बॉम्बास्ट हो सकता है और एलोकेंस, ठीक है। तीनों बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क करेंगे। ओरेटरी भाषण की कला को बोलते हैं,
बॉम्बास्ट बस ऐसी डींगे मार दी हैं, और एलोक्वेंस, तीनों का सेम वही मीनिंग है, हवाबाजी। अब एक तरफ तो देखो हवाबाजी हुई है, तो फिर इसका उल्टा क्या रहेगा, फिर प्लेन स्पीच है, कोई हवाबाजी नहीं, टू द पॉइंट बात करी गई। साइलेंस है, कुछ नहीं कहा गया, और ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई जो थी वही बताया गया है, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। तीनों हो जाते हैं एंटोनिम्स। चलिए भाई अगला वर्ड देखिए, गाल्वनाइज्ड वर्ब है, पास्ट टेंस है वर्ब का, गाल्वनाइज्ड ईडी लगा है। प्रेरित किया गया है ना, प्रेरित करने को बोलते हैं, उत्तेजित करने को बोलते हैं गाल्वनाइज्ड। स्टिमुलेटेड इनटू एक्शन, किसी काम को करने के लिए स्टिमुलेट कर दिया, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को कर दिया, तो उसको बोलते हैं गाल्वनाइज्ड। द लीडर्स स्पीच गाल्वनाइज द क्राउड इनटू प्रोटेस्ट, लीडर की स्पीच थी, किसी नेता ने स्पीच दी और उसने क्या कर दिया, गाल्वनाइज कर दिया, चिढ़ा दिया, उकसा दिया क्राउड को प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा इसका सिनोनिम क्या रहेगा फिर भाई, मोटिवेटेड, इंसाइटेड, इंसाइट कर दिया, प्रोवोक कर दिया, प्रोवोक मतलब चिढ़ा दिया, बढ़ा दिया, उसको उकसा दिया, प्रोवोक को मार्क कर लेंगे और इंसाइट को मार्क करेंगे। अब एक तरफ तो बढ़ा दिया या फिर उकसा दिया, तो मतलब क्या, मोटिवेट ही कर दिया होगा। तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, डीमोटिवेट करना, और डिटर, डिटर को मार्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वर्ड है ये भी। अगला वर्ड देखिए भाई, कंसोलिडेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अभी लाइक कर देंगे सारे बच्चे। ठीक है, इसको इसी टाइम अभी लाइक कर दें। नाउन होता है ये, कंसोलिडेशन क्या होता है, एक नाउन होता है, एकत्रीकरण, इकट्ठा करने को या फिर सुदृढ़ीकरण को बोलते हैं। द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना या फिर और ज़्यादा सॉलिड बनाना, उसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन, इकट्ठा करना या फिर उसको मजबूत बनाना। द मर्जर लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ बोथ कंपनीज रिसोर्सेज, दो कंपनी थी, उनका हो गया मर्जर। मर्जर क्या होता है, एक जगह मिल जाना। ठीक है, दोनों कंपनी एक जगह मिल गई, तो उससे क्या हो गया, लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ बोथ कंपनीज रिसोर्सेज, तो जो कंपनीज के रिसोर्सेज थे वो कंसोलिडेट हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए। वो जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो स्ट्रेंथनिंग हो गई, यूनिफिकेशन बोल सकते हो आप उसको, फोर्टिफिकेशन भी बोल सकते हो। फोर्टिफिकेशन बहुत प्यारा वर्ड है, इसको मार्क कर लेंगे। यूनिफिकेशन का आपको पता होगा, यूनिफाई हो जाना मतलब इकट्ठा हो जाना, स्ट्रेंथनिंग मजबूती होती है, फोर्टिफिकेशन का मतलब भी मजबूती ही होता है। ठीक है, मार्क कर लेंगे इस वर्ड को। अब एक तरफ तो मजबूती हो गई, इकट्ठा हो गई, यूनिफिकेशन हो गया, लेकिन फिर इसका उल्टा क्या रहेगा, फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या, हिस्सों में बटी हुई है। फ्रेगमेंट क्या होता है कि हिस्सा होता है, तो हिस्से में बटी हुई है। वीकनिंग, कमज़ोर हो गए हैं, और सेपरेशन, अलग हो गए हैं। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है क्रैकडाउन, नाउन होता है, सख्ती या कार्रवाई को बोलते हैं। अ सीवर मेजर टू रेस्ट्रिक्ट और पनिश अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़, कोई अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ गलत चल रहा है, उसको रोकने के लिए जो एक्शन लिया जाता है बहुत कड़ी तरीके से, सख्ती से, उसको बोलते हैं क्रैकडाउन, कार्रवाई करने को। द गवर्नमेंट अनाउंस अ मेजर क्रैकडाउन ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है ना, तस्करी हो रही है ड्रग्स की, तो उसको रोकने के लिए, उसको क्रैकडाउन करने के लिए उसने, गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए अनाउंस कराया एक मेजर क्रैकडाउन, मतलब क्या, एक कार्रवाई करने का उन्होंने वादा किया है गवर्नमेंट ने। क्लैम्प डाउन हो सकता है इसका सिनोनिम, एनफोर्समेंट हो सकता है, और रिप्रेशन, रिप्रेशन को मार्क कर लेंगे, एनफोर्समेंट भी ठीक है, और क्लैम्प डाउन, ये तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों को मार्क कर लेंगे। अब एक तरफ तो सख्ती से निपटा जा रहा है, कड़ाई हो रही है ना, पूरी कार्रवाई तरीके से करी जा रही है, तो दूसरी तरफ क्या है फिर, उल्टा इसका क्या रहेगा, टॉलरेंस हो रही है, एकदम लीनियंसी दिखाई जा रही है, और इंडल्जेंस हो रहा है। ठीक है, मार्क कर लेंगे इंडल्जेंस को, और टॉलरेंस लीनियंसी का तो पता होगा। चलिए भाई अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फेंटानिल, नाउन है, इतना खास वर्ड नहीं है, बस इसको देख लेंगे क्योंकि आज एडिटोरियल में आया है बस। फेंटानिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड नहीं है। नाउन होता है, एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा को बोलते हैं फेंटानिल। ए पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड यूज्ड एज अ पेन किलर, पेन किलर के तरीके से यूज़ करते हैं, बस उसी को बोलते हैं फेंटानिल। फेंटानिल एब्यूज़ हैज़ लेड टू अ सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। फेंटानिल एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब क्या है, मिसयूज से संबंधित है, यहाँ पर गाली से संबंधित नहीं है। फेंटानिल एब्यूज़ मतलब मिसयूज़ हो रहा है, और उससे क्या हो गया, एक सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस शुरू हो गया। पेन किलर, ओपियोइड और नारकोटिक, नारकोटिक मतलब नशे से संबंधित वाली जो चीज़ें होती हैं वो नारकोटिक में आती हैं। ठीक है जी, मार्क कर लेंगे नारकोटिक को। और ओपियोइड भी बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी उसी से संबंधित है, नशीला पदार्थ। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या रहेगा, इसका एंटोनिम तो कुछ नहीं रहेगा। अगला वर्ड है ग्रेविटेट, वर्ब होता है झुकाव होना या फिर खिंचाव महसूस करने को बोलते हैं। ग्रेविटेट करना, टू बी अट्रैक्टेड और ड्राउन टुवर्ड्स समथिंग। ग्रेविटी होती है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ग्रेविटी, तो वो जो भी चीज़ गिरेगी तो वो अपनी तरफ खींचती है ना, तो वही है, उसी से बना है ग्रेविटेट, कि भाई कोई चीज़ अपनी तरफ अगर खींच रही है तो वही वर्ब उसका क्या हो जाता है, ग्रेविटेट। मैनी यंगस्टर्स, अभी एग्जाम इसमें देख लो सेंटेंस में, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। मैनी यंगस्टर्स, यंगस्टर होते हैं जवान लड़के, तो बहुत सारे
जो जवान लड़के हैं मैनी यंगस्टर्स ग्रेविटेट टुवर्ड्स सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स। वो क्या होते हैं, ग्रेविटेट होते हैं टुवर्ड्स सिटीज़, मतलब क्या, खींचे चले जाते हैं किस तरफ, शहरों की तरफ, किस चीज़ के लिए, जॉब के लिए। ड्रिफ्ट हो सकता है, बी ड्रोन हो सकता है और इंक्लाइन हो सकता है। बहुत प्यारा वर्ड है इंक्लाइन, मार्क करो, एग्जाम में कई बार आया। और ड्रिफ्ट भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। ड्रिफ्ट और इंक्लाइन का मतलब होता है वही खिंचाव, खींचे चले जाना। अब एक तरफ अगर खिंचाव हो रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा हो, तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, अवॉइड रहेगा, रिपेल हो रहेगा और शन, ठीक है। तीनों का मीनिंग वही है कि भाई आप अवॉइड कर दे रहे हो, आप खिंचाव उसकी तरफ नहीं जा रहे हो, ठीक है। इसमें तो ठीक है सारे वर्ड्स। अगला वर्ड है प्लमेट। वर्ब होता है, तेजी से गिरने को बोलते हैं प्लमेट। टू फॉल सडनली एंड स्टीपली, तेजी से गिर जाना, उसी को बोलते हैं प्लमेट। द कंपनी शेयर्स प्लमेटेड आफ्टर द स्कैंडल। स्कैंडल होता है घोटाला, घोटाला हुआ और कंपनी के जो शेयर्स थे वो एकदम से प्लमेट कर गए, मतलब क्या, एकदम से गिर गए, ढह गए। ड्रॉप हो सकता है, प्लंज हो सकता है, डाइव हो सकता है, मार्क करेंगे प्लंज को। अब एक तरफ तो गिर गए है ना, डिक्लाइन कर गए, तो दूसरी तरफ क्या रहेगा इसका उल्टा, राइज करना। सोर का मतलब होता है सूज जाना, फैल जाना, मोटा हो जाना, ठीक है। तो वही है, जब कोई चीज़ अगर सोर हो जाएगी, फूल जाएगी, तो वो क्या है, वो बढ़ेगी, तो इंक्रीज हो जाएगा उसमें, ठीक है। मार्क भी कर लेंगे सोर को। नेक्स्ट अगला वर्ड है ऑफसेट। वर्ब होता है संतुलन बनाने को, क्षतिपूर्ति करने को बोलते हैं ऑफसेट। टू बैलेंस आउट और काउंटर एक्ट, बैलेंस बनाना, काउंटर एक्ट करना, उसी को बोलते हैं ऑफसेट। हायर वेजेस हेल्ड ऑफसेट द राइज इन इन्फ्लेशन। हायर वेजेस हैं, महंगाई, जो मजदूरी है वो बढ़ाई गई है, उससे क्या हुआ, हेल्प करा उसने ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए राइज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो फिर वेज बढ़ा दिए गए, तो फिर उससे क्या हो गया, ऑफसेट हो गया, बैलेंस हो गया। काउंटर बैलेंस बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइज बोल सकते हैं और कंपनसेट बोल सकते हैं, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से मार्क करने वाला तो कोई वर्ड नहीं है। चलिए भाई, एक तरफ तो संतुलन बनाया जा रहा है, बैलेंस करी जा रही चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ इंटेंसिफाई बढ़ा दे रहे हैं, अग्रावेट कर रहे हैं, बढ़ाना। और वर्सन, वर्स क्या होता है, खराब, और वर्सन का क्या मतलब होता है, खराब करना, ठीक है। तो वर्सन, एग्रावेट और इंटेंसिफाई इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। मार्क कर लेंगे एग्रावेट को और इंटेंसिफाई को। अगला वर्ड है रिवाइटलाइज। वर्ब होता है पुनर्जीवित करने को बोलते हैं रिवाइटलाइज। टू रिफ्रेश और रिन्यू। द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड हैवीली टू रिवाइटलाइज द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने बहुत हैवीली, बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करे हैं, किस चीज़ के लिए, टू रिवाइटलाइज द इकोनॉमी। इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रिवाइटलाइज करने के लिए, पुनर् तरीके से मजबूत करने के लिए, जिंदा करने के लिए। रिजोवेनेट हो सकता है, रिन्यू हो सकता है और इनविगोरेट हो सकता है, ठीक है। रिजोवेनेट को मार्क करो, रिन्यू का तो पता होगा, और इनविगोरेट को भी मार्क करेंगे, ठीक है। अब एक तरफ तो पुनर्जीवित हो रहा है, दोबारा से शुरुआत करी जा रही है, रिफ्रेश करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रेन अभी भी एग्जॉस्ट हो रहा है, वीकन अभी भी कमज़ोर हो रहा है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट, चलिए वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए, अब हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। मेक हेड और टेल, कुछ समझ में आना, अंडरस्टैंड समथिंग। मेक हेड और टेल, या तो हमें हेड समझ में आ जाएगा या फिर टेल समझ में आ जाएगा, तो दोनों में से एक समझ में आएगा, मतलब कुछ तो समझ में आएगा। आई कुडेंट मेक हेड और टेल ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन, उसने एक्सप्लेनेशन करा तो आई कुडेंट यहाँ पर निगेटिव कर दिया इसको। मेक हेड और टेल मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वही होता है कुछ भी समझ में आने को बोलते हैं मेक हेड और टेल। यहाँ पर निगेटिव लग गया, इसलिए फिर इसका निगेटिव मीनिंग आया कि मुझे उसके एक्सप्लेनेशन में से कुछ भी समझ में नहीं आया। मेट वंस वाटरलू, निर्णायक हार का सामना करना। टू एक्सपीरियंस आ फाइनल डिफीट। मेट वंस वाटरलू, अपने खुद के वाटरलू से मिलना, मतलब क्या, आप उस तरीके से हार गए जहां आप नहीं हार सकते थे, तो वही है टू एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल डिफीट, एक बिल्कुल डिफीट हो गई आपकी। द चैंपियन मेट हिज वाटरलू इन द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में चैंपियन कहाँ मिला, अपने वाटरलू, मतलब क्या, हार गया वो, वाटरलू मतलब हार गया। नेक्स्ट, मच क्राई एंड लिटिल वूल, ज़्यादा बातें काम कम, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, वो डींगे बहुत मारते हैं, काम कुछ करते नहीं है। अ लॉट ऑफ फस, बहुत बकवास करेंगे। विद लिटिल रिजल्ट, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम निकलेगा, ठीक है। तो वही होता है मच क्राई, शोर मचाएंगे काफ़ी, एंड लिटिल वूल, वूल निकलेगी, ऊन निकलेगी बहुत कम। द मीटिंग वॉज मच क्राई एंड लिटिल वूल, जो मीटिंग थी वो बहुत दिखावा था, हवाबाजी ज़्यादा थी, उसमें से आउटपुट बहुत कम निकला, ठीक है। नेक्स्ट, नैरो एस्केप, क्लोज शेप, इसका तो पता होगा, नैरो एस्केप तो पता होगा, क्लोज शेप भी आप देख लो ध्यान से, इसको बाल बाल बचने को बोलते हैं। बेयरली अवॉइडिंग डेंजर, बहुत ही मुश्किल से डेंजर टला है, वरना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी, तो बहुत नैरो एस्केप है, बाल बाल बचने को बोलते हैं। ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम द बर्निंग कार, कार जल गई तो उसका नैरो एस्केप हुआ,
ऋषभ पंत जो इंडियन प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कार जल गई, पूरी बर्निंग कार थी, लेकिन वहाँ पर उसका क्या हुआ था, एक नैरो एस्केप हुआ था, ठीक है, बाल बाल बचा था वो। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। गो ब्रोक का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, टू बिकम बैंकक्रप्ट, और बैंकक्रप्ट या दिवालिया क्या होता है, जब आपके पास कोई पैसा नहीं बचा, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गए, आपके पास कोई पैसा नहीं है, बैंक में भी पैसा नहीं है, घर पे भी पैसा नहीं है, जेब में भी पैसा नहीं है, फ़ोन में भी पैसा नहीं है, कहीं नहीं है, तो वो होता है गो ब्रोक, बैंकक्रप्ट हो जाना। ही वेंट ब्रोक आफ्टर इन्वेस्टिंग इन अ फेल्ड बिजनेस, वो क्या हो गया, ही वेंट अगेन सेकेंड फॉर्म आ गया इसका। ही वेंट ब्रोक, वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया, आफ्टर इन्वेस्टिंग इन अ फेल्ड बिजनेस, एक खराब बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कर दिया और फिर वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, वो सारा पैसा उनका डूब जाता है वहाँ पर। हैंग अबाउट या फिर हैंग अराउंड, बिना उद्देश्य के घूमने को बोलते हैं हैंग अबाउट या फिर हैंग अराउंड। टू स्टे समवेयर डूइंग नथिंग, कहीं भी रुकना, कहीं भी घूमना, लेकिन बिना कुछ करे, बिना किसी पर्पज़ के। टीनेजर्स वर हैंगिंग अराउंड आउटसाइड द मॉल, टीनेजर्स आपने देखा होगा, जो नए नए बच्चे जवान होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो हैंग अराउंड कर रहे होते हैं मॉल के बाहर, ऐसे ही घूम रहे होते हैं बिना किसी पर्पज़ के, ठीक है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो जाना बंद कर देते हैं मॉल्स वगैरह में, तब वो केवल शॉपिंग के पर्पज़ से जाते हैं वहाँ पर, या मूवी वगैरह देखने जाते हैं। तो जो टीनेजर्स हैं वो हैंग अराउंड कर रहे थे, बिना उद्देश्य के घूम रहे थे, ठीक है। हैंग अराउंड का भी समझ में आ गया, हैंग अबाउट या फिर हैंग अराउंड। अगला है हैंग बैक, पीछे हटने को, हिचकिचाने को बोलते हैं हैंग बैक। टू हेजिटेट और बी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब वही है हेजिटेंट। शी हंग बैक, अगेन सेकेंड फॉर्म आ गई, शी हंग बैक, वो क्या हुआ, पीछे हट गई। अनश्योर ऑफ व्हाट टू से, पीछे हट गई से सेंस नहीं आ रहा यहाँ पर आ रहा है हिचकिचाने से, वो हिचकिचाई, और क्यों हिचकिचाई, अनश्योर ऑफ व्हाट टू से, उसे पता नहीं था कि क्या कहना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, हैंग बैक हिचकिचाने को, हेजिटेट करने को बोलते हैं। हैंग ऑन टू, कसकर पकड़ने को बोलते हैं हैंग ऑन टू, बनाए रखने को। टू होल्ड टाइटली, टाइट तरीके से आप पकड़ रहे हो किसी चीज़ को, होल्ड कर रहे हो, या फिर कीप समथिंग, किसी को चीज़ को बना कर रख रहे हो, उसको बोलते हैं हैंग ऑन टू। हैंग ऑन टू दैट रिसीप्ट, यू माइट नीड इट लेटर। हैंग ऑन टू दैट रिसीट, रिसीट होती है रसीद, कोई आपने पेमेंट कराया, कुछ भी कराया, उसकी रसीद, तो हैंग ऑन टू दैट रिसीट मतलब क्या, उसको बनाकर रखो, अपने पास रखो उसको। यू माइट नीड इट लेटर, आपको इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखते हैं। सिनिकल, निंदक या फिर अविश्वासी, देखो यार कितना कुछ आपको एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये तो बहुत प्यारा है, अगर आप डेली बेसिस पर इस क्लास को ले लेंगे तो आपकी कंप्लीट इंग्लिश की एक सिंगल क्लास प्रैक्टिस कराने के लिए काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको अभी लाइक कर देंगे ज़रूर। आज का पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है सिनिकल, निंदक या फिर अविश्वासी को बोलते हैं बिलीविंग पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। सिनिकल पता है कौन होता है, सिनिकल वो व्यक्ति होता है जिसको ऐसा लगता है कि सारे लोग, पूरी दुनिया जो है ये स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, सबको वो ये समझता है कि सेल्फिश हैं सब लोग, उसी व्यक्ति को बोलते हैं सिनिकल, जो डाउट करता है हर व्यक्ति पर। हिज सिनिकल एटीट्यूड मेड इट हार्ड टू ट्रस्ट हिम, उसका जो सिनिकल डाउटफुल जो एटीट्यूड है उसने हार्ड कर दिया, काफ़ी मुश्किल कर दिया कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, टू ट्रस्ट हिम, और उस पर भी भरोसा नहीं करा जा सकता। तो सिनिकल मतलब डाउटफुल है वो। अगला वर्ड है कैबरेट, संगीत और नृत्य से युक्त रात्रि कार्यक्रम, रात में जो प्रोग्राम होता है ना म्यूजिक का, उसको बोलते हैं कैबरेट। एंटरटेनमेंट विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ, सॉन्ग के साथ में और डांस के साथ इन द नाइट क्लब, उसको बोलते हैं कैबरेट। दे वेंट टू अ पर्शियन कैबरे फॉर द इवनिंग, शाम में वो कहाँ पर गए हैं, एक पर्शियन कैबरे में गए हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूजिक और सॉन्ग्स चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट पार्टी हो रही है। नेक्स्ट अगला वर्ड है कैबी, कैब होती है ना, कैब, कैब किसको बोलते हैं, टैक्सी को बोलते हैं ना कैब, कि मेरी कैब आ रही है, ओला वगैरह आप ऊबर वगैरह करते हो आप, तो कैब ही तो होती है ये, रैपिडो। तो कैबी कौन है, जो उसको चला रहा होता है, टैक्सी चालक, टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं कैबी। द कैबी न्यू एवरी शॉर्टकट इन द सिटी, कैबी जो ड्राइवर था वो उसको सब पता था, सिटी में जितने शॉर्टकट हो सकते हैं, जितने छोटे रास्ते हो सकते हैं गलियों से निकाल कर, उसको सब पता था। ड्राइवर्स को सबका पता होता ना यार, ये तो दिन रात का इनका काम है, तो कैबी को तो सारे शॉर्टकट पता ही होते हैं। अगला वर्ड है चैंट, चैंट तो सबको पता होगा, मंत्र उच्चारण, गान को बोलते हैं। रिपीटेड रिदमिक फ्रेज, कोई कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, उनको बार बार दोहराना, बार बार बोलना, उसी को बोलते हैं चैंट करना। प्रोटेस्टर्स चैंटेड स्लोगन्स थ्रू आउट द रैली, रैली में प्रोटेस्टर्स ने क्या करा, चैंट करा, चैंट मतलब बार बार दोहराया स्लोगन्स को। स्लोगन्स क्या होते हैं, नारेबाजी, नारे वगैरह। तो प्रोटेस्ट जो हो रहे होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं चीज़ें, चैंटिंग होती है वहाँ पर, कुछ स्लोगन्स को चैंट करा जाता है, बार बार उसको गाया जाता है, बोला जाता है, नारेबाजी करी जाती है। तो चैंट मतलब दोहराना बार बार। चलिए भाई, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स आज मिल गए हमको आज, और अब हम करते हैं एडिटोरियल
एनालिसिस, बड़ा प्यारा एडिटोरियल है। कनाडा के अभी इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर है और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के। चलिए भाई शुरू करते हैं। लिबरल रैली, एक लिबरल रैली के बारे में बात हो रही है। ऑन द कैनेडियन इलेक्शन रिजल्ट, अभी कनाडा में इलेक्शन हुए थे, उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। बड़ा मजा आएगा पढ़ के। चलिए, ट्रंप इन्फ्लुएंस्ड कनाडा इलेक्शन। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस करा कनाडा के इलेक्शन को, बट नॉट इन द वे ही इमेजिन। लेकिन जैसी उन्होंने कल्पना करी थी कि ये इलेक्शन ऐसा रहेगा, वैसा नहीं हुआ, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। वैन जस्टिन ट्रूडो रिजाइन, मैंने इसका एक एडिटोरियल हमने कवर करा था, जस्टिन ट्रूडो ने जब रिजाइन दिया था उसके ऊपर। वैन जस्टिन ट्रूडो रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन जनवरी में जब इन्होंने रिजाइन करा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था, सीम का मतलब होता है लगना, तो इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था कि हिज पार्टी, उसकी जो पार्टी है ट्रूडो की, द लिबरल्स, नाम है पार्टी का द लिबरल्स, हु वर ट्रेलिंग द कंजर्वेटिव्स बाय 25 पॉइंट्स इन ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में ये पीछे थे, ट्रेल करना मतलब पीछे थे। लिबरल्स पार्टी जो ट्रूडो की पार्टी है, कंजर्वेटिव से 25 पॉइंट पीछे थी ओपिनियन पोल में। वॉज हेडेड फॉर एन इलेक्टोरल डिबेकल, और ये क्या हो गया, हेडेड फॉर एन इलेक्टोरल, जो इलेक्टोरल मतलब क्या, चुनावी, और डिबेकल क्या है, पराजय। तो पराजय हो गई इनकी, हार गए। ओपिनियन पोल में ये आगे चल रहे थे लेकिन ये हार गए। हु वर ट्रेलिंग द कंजर्वेटिव्स, जो वहाँ पर पीछे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पूरा चीज़ें बदल गई। मिस्टर ट्रूडो इन पावर फॉर नियरली ए डेकेड, लगभग 10 साल तक पावर में रहे हैं जो ट्रूडो, हैड बिकम हाईली अनपॉपुलर अमंग इकोनॉमिक वूज। कनाडा में इकोनॉमिक वूज चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही थी इकोनॉमी में, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए मिस्टर ट्रूडो। पियरे पोलिवर, ठीक है, पियरे पोलिवर, ये वहाँ पर दूसरे पार्टी के नेता हैं, द कंजर्वेटिव लीडर, बिल्ट हिज कैंपेन, उन्होंने अपना प्रचार करा ऑन अ कॉल फॉर चेंज, कि भाई बदलाव लाएंगे, इस तरह से इन्होंने अपना कैंपेन करा। ब्रांडिंग द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द लिबरल पार्टी एज द लॉस्ट डेकेड फॉर द कनाडा। और इन्होंने क्या ब्रांडिंग करी, क्या दर्शाया कि भाई ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स थे ना लिबरल पार्टी के, ट्रूडो और वाली जो पार्टी थी 3 साल से सत्ता में थी, इन्होंने उसको बताया कि ये लॉस्ट डेकेड है, ये 10 साल, एक दशक हमारा बर्बाद हो गया कनाडा के लिए। Yet in a stunning political turnaround, the Liberal Party beat the Conservatives in the April 28 national election. लेकिन इन सब के बावजूद एक स्टनिंग पॉलिटिकल टर्नाराउंड आया, एक बड़ा परिवर्तन आया, और उसके बावजूद भी जो लिबरल पार्टी थी उसने बीट कर दिया कंजर्वेटिव्स को इन द अप्रैल 28 नेशनल इलेक्शन में। 2 pivotal developments between Mr. Trudeau's exit and the elections reshaped the country's political landscape. जो एक बहुत ही 2 पिवोटल डेवलपमेंट्स हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डेवलपमेंट्स हुए। पहला तो मिस्टर ट्रूडो एग्जिट कर गए, उन्होंने रिजाइन दे दिया और वो हट गए। एंड इलेक्शन रीशेप द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, और फिर जो इलेक्शंस हुए उसने कंट्री का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरा तरीके से बदल कर रख दिया। फर्स्ट, पहला क्या हुआ, मार्क कार्ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं एंड अ फॉर्मर बैंकर, फॉर्मर का मतलब होता है पुराना, पहले वो बैंकर भी थे, एक इकोनॉमिस्ट हैं आज वो, और पहले वो एक बैंकर भी थे। वॉज चूजन एज मिस्टर ट्रूडो सक्सेसर, सक्सेसर होता है जो उसके बाद काम करेगा, ट्रूडो तो चले गए, तो अब उसका सक्सेसर कौन बनेगा उसके बाद, मार्क कार्ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी है और एक फॉर्मर बैंकर भी है। इसको चूज करा गया कि भाई ये अगला सक्सेसर होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा अगर पार्टी जीतती है। मिस्टर कार्ने डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर ट्रूडोज लीगेसी एंड रिफ्रेम्ड द इलेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड कनाडाज इकोनॉमी। मिस्टर कार्नी ने अपने आप को डिस्टेंस करा, डिस्टेंस मतलब दूरी बनाई मिस्टर ट्रूडो की लीगेसी से, और नए तरीके से रिफ्रेम करा इलेक्शन को एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड कनाडाज इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए, दोबारा से खड़ा करने के लिए इन्होंने कैंपेन करी। सेकेंड, दूसरी क्या बात, डोनाल्ड ट्रम्प्स रेटोरिक अबाउट मेकिंग कनाडा द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स galvanized Canadian nationalism and offered a new purpose and perspective to Mr. Carney's electoral battle. डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हवाबाजी करते हैं, तो इनकी जो रेटोरिक थी, इनकी जो हवाबाजी थी, इन्होंने इतनी बड़ी हवाबाजी कर दी कि कनाडा को ये कह दिया कि हम कनाडा को बनाएंगे अमेरिका का 51st स्टेट, 51वां राज्य बना देंगे हम अमेरिका का कनाडा को ऑफ द यूएस। गाल्वनाइज्ड कैनेडियन नेशनलिज्म, और उससे क्या हो गया, उससे चीज़ें
उत्तेजित हो गई, गल्वनाइज हो गई, भड़क गई। कनाडा में नेशनलिज्म भड़क गया, वहाँ पर राष्ट्रवाद जाग गया और फिर एक नया तरीके से पर्पस मिल गया, और जिससे क्या हो गया, मिस्टर कार्नीस की इलेक्टोरल बैटल हुई। जो उनका युद्ध था, जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो कार्नी, उनकी वहाँ पर उनको बढ़त मिल गई और वो जीत गए। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द बेस्ट कैनेडियन इक्विप्ड टू स्टैंड अप टू मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स एंड टैरिफ्स। और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करा कि भाई वो बेस्ट कैंडिडेट हैं जो इक्विप कर सकते हैं, जो सामना कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं मिस्टर ट्रम्प के थ्रेट्स, धमकियों के और टैरिफ्स के सामने। His record as a successful central banker who led Canada through the 2008-9 recession and the UK through the chaotic Brexit years also helped his cause. उसका जो रिकॉर्ड रहा, मिस्टर जो क्या नाम है इनका, मिस्टर कार्नी का जो रिकॉर्ड रहा कि एक तो वो सेंट्रल बैंकर, एक बहुत ही सफल सेंट्रल बैंकर रहे जिन्होंने कनाडा को 2008-9 में रिसेशन से निकाला, और यूके को थ्रू द क्योटिक ब्रेक्सिट ईयर्स में, वहाँ पर जब मंदी आई थी काफ़ी ज़्यादा, ऑल्सो हेल्प हिज कोज, तो उसने उस चीज़ को भी बढ़त मिली, उसको इलेक्शन में इसलिए भी बढ़त मिली क्योंकि बहुत कामयाब सेंट्रल बैंकर रहे हैं। द रिजल्ट्स वर नॉट एंटायरली डिसअपॉइंटिंग फॉर द कंजर्वेटिव्स। जो रिजल्ट्स आए, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग नहीं है कंजर्वेटिव्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी फिगर्स, जो पिछली फिगर्स हैं, पिछले आंकड़ों को अगर देखा जाए, द पार्टी won 41.4% ऑफ द वोट, सरपासिंग इट्स 2011 मेजोरिटी विथ 39% वोट्स। 2011 में इनको केवल 39.6% वोट मिले थे। अभी इनकी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें इनको 41.4% मिले हैं, मतलब इनका वोट शेयर तो बढ़ा है। बट वॉट हैपन्ड दिस टाइम वॉज अ मोर यूनिफाइड कंसोलिडेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड लिबरल वोट्स फेवरिंग द लिबरल्स। लेकिन इस बार क्या हुआ, वॉट हैपन्ड दिस टाइम, इस बार क्या हुआ, एक यूनिफाइड कंसोलिडेशन हो गया, इकट्ठे हो गए प्रोग्रेसिव और लिबरल्स, दोनों जो वोटर्स थे प्रोग्रेसिव और लिबरल्स, उन दोनों ने फेवर कर दिया लिबरल्स पार्टी को और उनको वोट दे दिया, जिससे वो जीत गए। वैन मिस्टर पोइलेवर टॉक्ड अबाउट अ क्रैकडाउन ऑन फेंटानिल, अपोज टैक्स हाइक्स एंड थ्रेटन टू विदहोल्ड फेडरल फंडिंग फॉर यूनिवर्सिटीज, नॉन कंजर्वेटिव वोटर्स सो दीज एज ट्रम्प स्टाइल रेटोरिक एंड ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द लिबरल पार्टी। जब मिस्टर पोइलेवर कंजर्वेटिव पार्टी के जो थे, जिन्होंने बात करी क्रैकडाउन करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, फेंटानिल एक तरीके का ड्रग है, उस पर काम करने के लिए इन्होंने कहा कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, अपोज करा टैक्स हाइक्स को, और थ्रेटन करा कि भाई वो विदहोल्ड कर देंगे फेडरल फंडिंग, जो यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग जाती है उसको हटा देंगे, जो पैसा वगैरह देते हैं उसको हटा देंगे। जब इन्होंने ये सारे वादे करे ना, नॉन कंजर्वेटिव वोटर्स जो थे उन्हें लगा कि ये तो ट्रम्प स्टाइल आदमी हैं, ये तो ट्रम्प के स्टाइल में हवाबाजी हो रही है, रिटोरिक, तो वहाँ से फिर चीज़ें ग्रेविटेट कर गई, वो लिबरल पार्टी की तरफ झुक गए। मतलब क्या, उन्होंने सपोर्ट कर दिया फिर लिबरल पार्टी को, क्योंकि ये हवाबाजी लगी लोगों को। द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी लेड बाई जगमीत सिंह, एक जगमीत सिंह है, ठीक है, इंडियन नाम लग रहा है ना ये, तो ये कनाडा में है ना ये, तो एक नई न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसको जगमीत सिंह साहब चला रहे हैं। तो सो इट्स वोट शेयर प्लमेट फ्रॉम 18% इन 2021 में अच्छी खासी इन्होंने पार्टी बनाई, काफ़ी इनको वोट मिला 18%, लेकिन इस बार इनकी जो है 6% पर जमानत जब्त हो गई। वाइल द लिबरल्स सर्ज्ड फ्रॉम 32.6% टू 43%, लेकिन जो लिबरल्स पार्टी है, जो ट्रूडो वाली, वो 32% थी पहले पिछले इलेक्शन में, लेकिन इस बार वो 43.5% से आगे बढ़कर जीत गई। वाइल मिस्टर कार्नी डिजर्व्स क्रेडिट फॉर द टर्न अराउंड, हालांकि जो कार्नी हैं वो डिजर्व करते हैं क्रेडिट इस टर्न अराउंड के लिए। ही शुड प्रिपेयर द कंट्री फॉर द पाथ अहेड, लेकिन इनको ये देखो, क्रेडिट तो इनको मिलना चाहिए, लेकिन इनको प्रिपेयर करना चाहिए अपनी कंट्री को जो आगे रास्ता है उसके लिए। डेस्पाइट द लिबरल्स सर्जिंग पॉपुलरिटी, दे आर स्टिल प्रोजेक्टेड टू फॉल शॉर्ट ऑफ द 172 सीट मेजोरिटी मार्क इन द 343 मेंबर पार्लियामेंट। डेस्पाइट द लिबरल्स सर्जिंग पॉपुलरिटी बड़ी लिबरल्स की पार्टी है, ठीक है, जिसमें कार्नी है, इनकी पॉपुलरिटी बढ़ने के बावजूद भी दे आर स्टिल प्रोजेक्टेड टू फॉल शॉर्ट ऑफ द 172 सीट मेजोरिटी, अभी भी इनके पास 172 सीट्स नहीं है, मेजोरिटी मार्क इन्होंने अभी भी टच नहीं करा है, क्योंकि 343 मेंबर की पार्लियामेंट है, वहाँ पर इनके पास 172 सीट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। आ कोलिशन गवर्नमेंट डिपेंडेंट ऑन स्मॉलर पार्टीज, छोटी पार्टीज पर ये निर्भर रहेंगे। कुड कॉम्प्लिकेट हिज लेजिस्लेटिव एम्बिशंस,
तो हो सकता है कि वो जो छोटी पार्टी जिनके साथ जुड़ेंगी वो फिर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, जटिल बना सकते हैं लेजिस्लेटिव एम्बिशंस को। ये जो चाहते हैं उस काम को करने में कुछ ना कुछ जटिलता, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। मोरओवर, Mr. Carney and Mr. Trump agree that the traditional relationship between Canada and the US is over, which means the leaders will have to launch talks for a new economic and security framework. मिस्टर कार्नी जो अब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कनाडा के, और मिस्टर ट्रम्प साहब अग्री करते हैं दोनों कि भाई जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप थे कनाडा और यूएस के बीच में अब वो ओवर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। विच मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लीडर्स हैं दोनों, ये विल हैव टू टॉक, लॉन्च टॉक्स, अब ये बातचीत नए तरीके से फॉर न्यू इकोनॉमिक, नए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में नए तरीके से बात को करेंगे। जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चलते आ रहे थे वो अब खत्म हो चुके हैं। मिस्टर कार्नी मस्ट ऑल्सो टेक स्विफ्ट मेजर्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स एंड रिवाइटलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल द वाइल स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट अमेरिकन प्रेशर एंड फॉर कनाडाज सॉवरेनिटी। जो मिस्टर कार्नी, ये जो अब बनेंगे वहाँ के नए, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये मिस्टर कार्नी मस्ट टेक स्विफ्ट मेजर्स, स्विफ्ट होता है बहुत तेज़ी से मेजर्स इनको लेने पड़ेंगे, टू ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस बनाने में। जो इम्पैक्ट है ना ट्रम्प के टैरिफ्स का, जो ट्रम्प सब जगह टैरिफ्स लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, उसको ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसके इम्पैक्ट को मिस्टर कार्नी को लेने पड़ेंगे एकदम बहुत ही स्विफ्ट, एकदम तेज़ी से मेजर्स। और रिवाइटलाइज करना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, पुनर्जीवित करना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिससे कि उनकी कंट्री सर्वाइव करे अच्छे से। ऑल द वाइल स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट अमेरिकन प्रेशर, और जो अमेरिकन प्रेशर जो ट्रम्प सारे देशों पर डाल रहे हैं उसके खिलाफ सख्ती से एकदम स्टैंड करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। एंड फॉर कनाडा सॉवरेनिटी, और कनाडा की सॉवरेनिटी, वहाँ की अखंडता के लिए, वहाँ की संप्रभुता के लिए खड़ा होना पड़ेगा उनको। चलिए भाई, बड़ा बढ़िया एडिटोरियल था, मज़ा आया आज पढ़ के। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी फैक्टर दैट हेल्प द लिबरल्स टर्न अराउंड देयर इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स, किस चीज़ ने इनको जीत दिलवाई, ये पूछ रहा है। इकोनॉमिक प्रोमिसेस मेड बाय द जस्टिन ट्रूडो, काटो। मार्क कार्नीज पास्ट रिकॉर्ड एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम ट्रूडो, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जगमीत सिंह ज्वाइनिंग द लिबरल्स, नहीं उसने जो ज्वाइन भी नहीं करा, और ट्रूडो ने अप्रोच भी नहीं करी वोटर्स को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्क कार्नी का जो पास्ट रिकॉर्ड था कि वो एक बड़े अच्छे बैंकर रहे हैं, सेंट्रल बैंकर, और क्या रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उन्होंने कई बार रिसेशन से निकाला है चीज़ों को, तो फिर वो सब चीज़ें उसने क्या हुआ, उनको जीत दिलवाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ डिड डोनाल्ड ट्रंप इनएडवर्टेंटली इन्फ्लुएंस द कैनेडियन इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने इनएडवर्टेंटली इन्फ्लुएंस कैसे करा था कैनेडियन इलेक्शन को। बाय फंडिंग द कंजर्वेटिव कैंपेन, नहीं फंडिंग तो कुछ नहीं करी। बाय कॉलिंग फॉर अ बॉयकॉट फॉर कनाडा, नहीं ये भी नहीं करा। बाय प्रोवोकिंग कैनेडियन नेशनलिज्म थ्रू हिज कमेंट्स, हवाबाजी करी थी कि हम अपने देश का राज्य बना देंगे कनाडा को, उससे क्या हो गया, प्रोवोक हो गया, कनाडा में नेशनलिज्म जाग गया, और इस वजह से फिर से इनकी सरकार बन गई लिबरल्स की, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर चैलेंजेस फॉर मार्क कार्नी, मार्क कार्नी के लिए फ्यूचर चैलेंज क्या आ रहे हैं। इंक्रीजिंग कनाडाज, देखो मैं अच्छे से पढ़ता हूँ ना, इसलिए मुझे फिर पीछे जाकर चेक करना नहीं पड़ता। अगर आप एक बार एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ लोगे, पैसेज को अच्छे से पढ़ लोगे, आपको वापस नहीं जाना, आपको समझ में आ गया, फिर आप क्वेश्चंस को वहीं उसी टाइम पे सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई सजेस्ट क्या कर रहा है, फ्यूचर चैलेंज क्या रहेंगे मार्क कार्नी के लिए। इंक्रीजिंग कनाडाज डिपेंडेंसी ऑन द यूएस, कोई जिक्र नहीं आया। एक्सपेंडिंग द कैनेडियन पार्लियामेंट, कोई जिक्र नहीं आया। मैनेजिंग अ कोलिशन एंड रेजिस्टिंग यूएस प्रेशर, हाँ ये बात सामने आई थी। ब्रिंगिंग ट्रूडो बैक एज फॉरेन मिनिस्टर, नहीं ट्रूडो बैक लाने की कोई बात नहीं आई। एडिटोरियल में इतना समझ में आया, मेजोरिटी नहीं मिली तो सरकार बनेगी कोलिशन की, और यूएस का जो प्रेशर है उसको उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, ये उनके सामने चैलेंज है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रामर एमसीक्यूज करते हैं, ग्रामर के एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें से आपको वर्ब बताना है। टू पिवोटल डेवलपमेंट बिटवीन मिस्टर ट्रूडो एग्जिट एंड द इलेक्शंस डैश द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, बात हो रही है पास्ट की, रीशेप नहीं करेंगे, रीशेपिंग के लिए तो यहाँ पर कुछ वर्ब चाहिए तब होगा। हैड रीशेप, हैड के साथ में तो वैसे भी डी आएगा यहाँ पर, तो ये तो वैसे ही कट गया, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रीशेप्ड। पढ़ो इसको, टू पिवोटल डेवलपमेंट्स बिटवीन मिस्टर ट्रूडोज एग्जिट एंड द इलेक्शंस रीशेप्ड द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट आर्टिकल बताना है, डैश इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर बैंकर मार्क कार्नी वॉज चोजन, ठीक है, ये आगे फिर सेंटेंस कंप्लीट आगे बढ़ जाएगा। आपको शुरू में बताना यहाँ क्या बनेंगे, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ई से साउंड आ रही है, वोवल साउंड है,
तो फिर क्या लगाओगे, ए तो नहीं लगाओगे, एन लगाओगे। एन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर बैंकर मार्क कार्ने, उसके बारे में बताया, वॉज चूजन, ठीक है, तो एन आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन इसमें आपको भरनी है। मिस्टर कार्ने मस्ट ऑल्सो टेक स्विफ्ट मेजर्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट डैश द ट्रम्प टैरिफ्स, किस चीज़ का इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस कर लिए, ऑफ आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ऑफ द ट्रम्प्स टैरिफ्स, ठीक है, ट्रम्प के टैरिफ्स को ऑफसेट करने के लिए उसके इम्पैक्ट को उसको करना पड़ेगा, मेजर्स लेने पड़ेंगे स्विफ्टली, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था जितना कुछ वर्ड्स और जितने एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़े थे, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उन सब की करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, और मेरी गारंटी है इनको पढ़ो और इसके बाद सब कुछ आपको यहीं पर रटेगा, इसी क्लास में आपकी फिंगर टिप्स पर सभी कुछ आ जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। ओके चलिए भाई आ जाइए। पहला है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्स का मतलब है, पूछा है आपसे सिनोनिम। डेबेकल का मतलब पूछा है, तो बताओ भाई। एक टीम नैरोली विंस अ चैंपियनशिप, अ सडन एंड एम्ब्रेसिंग फेलियर ऑफ अ पॉलिटिकल रैली, अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन सेल्स, अ काम एंड ऑर्डरली इवेंट। बताओ भाई कौन सा होगा। पहले तो ये बताओ, डिबेकल पढ़ाया था शुरू में, तो डिबेकल का मतलब क्या है। डिबेकल का मतलब होता है हार, पराजय को बोलते हैं डिबेकल, ठीक है, हार हो गई, पराजय हो गई, उसको बोलते हैं डिबेकल। इनमें से कौन सा सही रहेगा बताओ भाई। एक टीम है नैरोली विन करती है चैंपियनशिप को, तो वो जीत तो फिर भी गई ना, तो हार तो इसमें नहीं हुई। एक सडन एंड एम्ब्रेसिंग फेलियर हुआ एक पॉलिटिकल रैली में, हाँ सडन और एम्ब्रेसिंग काफी हार वाला, यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हार को ही तो बोलते हैं डेबेकल। बेस्ट एंटोनियम बताना है टर्न अराउंड का फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है, रिकवरी, इंप्रूवमेंट, कोलैप्स या फिर कंसिस्टेंसी। पहली बात तो ये बताओ टर्न अराउंड होता क्या है। चेंज को, बदलाव को, सुधार को बोलते हैं टर्न अराउंड। पूछ रहा है इसका एंटोनियम उल्टा, तो भाई रिकवरी ये तो सेम ही हो गया, इंप्रूवमेंट ये तो सेम ही हो गया, कंसिस्टेंसी ये भी सेम हो गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचता है, कंसिस्टेंसी। टर्न अराउंड का मतलब चेंज, कोलैप्स में भी बदल रहा होता है, तो टर्न अराउंड तो सेम है, डी ऑप्शन करेक्ट करो। टर्न अराउंड का मतलब होता है चेंज तो आ ही रहा है ना उसमें, फिर भी टर्न अराउंड का मतलब है कि चेंज आ रहा है, तो फिर इसमें कंसिस्टेंसी है। अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट ऐसे ही है तो इसमें चेंज नहीं आया ना, तो यही इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिवोटल, द वर्ड पिवोटल मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद विच कॉन्सेप्ट। पिवोटल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड, सपोर्टिव, सेंट्रल इंपॉर्टेंस या फिर सुपरफिशियल अटेंशन। तो सेंट्रल इंपॉर्टेंस है किसी चीज़ की, वही होता है पिवोटल, है किसी कोई चीज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वही तो होता है पिवोटल, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। द इन पॉलिटिकल स्पीच में रिटोरिक जो है इज ऑफन क्रिटिसाइज बिकॉज, रिटोरिक क्या होती है, हवाबाजी, तो उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि ये फोकस करता है डाटा पर, नहीं। लैक्स इमोशनल अपील, ये इमोशनल अपील को लैक करता है, इसमें नहीं होती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा होती है। इज इनसिंसियर एंड शोई, हाँ ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इनसिंसियर बात होती है, हवाबाजी में तो इनसिंसियरिटी है ना, शोई है बस दिखावा करा जा रहा है, यही इसमें होता है, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द सेंटेंस दैट शोज करेक्ट यूज ऑफ गाल्वनाइज्ड। गाल्वनाइज का मतलब बताना है इसमें कि भाई गाल्वनाइज का क्या मीनिंग है, चलिए भाई बताइए। द बैटल वॉज galvanized by rust, द क्राउड वॉज galvanized into silence, द स्पीच galvanized citizens to what, शी galvanized her shoes for shine। बताओ भाई galvanize का पहले तो मतलब बताओ। galvanize का मतलब होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना, उसको बोलते हैं galvanize। अब इसमें बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बैटल वॉज galvanized by rust, crowd was galvanized into silence, द स्पीच galvanized citizens to what, और सी galvanized her shoes for shine। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, द स्पीच galvanized citizens to what, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई उसने प्रेरित करा ना, स्पीच ने गाल्वनाइज करा, प्रेरित करा अपने सिटीजन्स को वोट करने के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। गाल्वनाइज मतलब प्रेरित करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। कंसोलिडेशन का प्रोसेस जो है मोस्ट कॉमनली किस चीज़ से एसोसिएट है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मजबूत करना, वीकनिंग सिस्टम तो नहीं है, स्प्लिटिंग ग्रुप नहीं, बांटना भी नहीं है, मर्जिंग और स्ट्रेंथनिंग, हाँ यही तो है। कंसोलिडेशन का मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं चीज़ों को, स्ट्रेंथ मजबूत कर रहे होते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रैक डाउन का मतलब पूछ रहा है कि भाई क्रैक डाउन का क्या मतलब है, क्रैक डाउन का मीनिंग बताओ। क्रैक डाउन एक तरीके की कड़ी कार्रवाई को बोलते हैं, सख्ती को,
यूजुअली इन्वोक्स रिलैक्सिंग रूल्स, नहीं रिलैक्स नहीं मिलता वहाँ पर, तो बहुत तरीके से हार्श इन्फोर्समेंट होता है, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हार्श इन्फोर्समेंट होता है, बहुत ही सख्ती से चीज़ों को करा जाता है, कड़ी कार्रवाई करी जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट। क्रैकडाउन मतलब कड़ी कार्रवाई, हार्श इन्फोर्समेंट। विच इज़ ट्रू अबाउट फेंटानिल, ये तो एक तरीके का ड्रग है, ये तो एक ड्रग होता है। इट इज़ ए पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड है, नशीला पदार्थ है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इफ समवन ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स बुक्स इट मीन्स, ग्रेविटेट्स, ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या होता है हम खींचे चले जाते हैं, मतलब क्या हमारा अट्रैक्शन होता है उस तरफ। अगर किसी का बुक्स की तरफ ग्रेविटेट करता है कोई, तो मतलब क्या वो बुक को पसंद करता है। दे अवॉइड रीडिंग, नहीं वो तो पसंद करता है ना। दे आर अट्रैक्टेड टू बुक्स, हाँ हो सकता है। दे आर एलर्जिक टू पेपर, पेपर से कौन एलर्जिक है। दे थ्रू अवे बुक्स, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बुक्स की तरफ। नेक्स्ट अगला है विच सिचुएशन शोज प्लमेट बेस्ट, इसमें से बेस्ट पूछ रहा है, मतलब कि प्लेमेट को कौन बताता है। तो प्लेमेट क्या भाई, प्लेमेट का पहले तो मीनिंग बताओ कि भाई प्लेमेट होता क्या है। प्लेमेट होता है तेजी से डाउनफॉल हो जाना, गिर जाना। ग्रेजुअल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ग्रोथ नहीं है गिरना। सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, ये हो सकता है। राइज तो है नहीं, सस्टेन्ड इकोनॉमिक बूम भी नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। सडन ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप को ही बोलते हैं प्लमेट, बी ऑप्शन करेक्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ ऑफसेट का सिनोनिम पूछ रहा है इन दिस कंटेक्स्ट। ही वर्कड ओवर टाइम टू ऑफसेट हिज लॉसेस, ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करना, उसने ओवर टाइम वर्क करा है जिससे कि वो अपने लॉसेस को, अपनी हानि को ऑफसेट कर सके, बैलेंस कर सके, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ रिवाइटलाइजिंग अ हेरिटेज साइट, रिवाइटलाइज का मतलब होता है दोबारा से चीज़ों को इकट्ठा करना, शुरू करना, दोबारा से जीवित करना किसी चीज़ को। कोई हेरिटेज साइट है उसको रिवाइटलाइज कर रहे हैं, तो मतलब उसको अबेंडन तो नहीं कर दे रहे, छोड़ नहीं दे रहे, ना फिर उसकी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम कर रहे हैं रिस्टोर, और उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। रिवाइटलाइज का मतलब ही है एनर्जाइज करना, रिस्टोर करना। आई कुडंट मेक हेड और टेल ऑफ द कोड, व्हाट डज दिस मीन, कोई कोड है उसका आई कैनॉट मेक हेड और टेल, मतलब मुझे उसका कुछ नहीं पता चल रहा। द कोड वॉज ईजी, नहीं ईजी नहीं है, ईजी होता तो पता लग जाता, या तो हेड या टेल कुछ तो पता लग जाता। द कोड वॉज अनरीडेबल, अनरीडेबल था कोड, हो सकता है। कोड वॉज आउटडेटेड, नहीं आउटडेटेड नहीं था। कोड वॉज वेल एक्सप्लेन, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अनरीडेबल था, इसको रीड नहीं करा जा सकता था, तो कोड क्या था, खराब था, मतलब खराब नहीं था, वो डिफिकल्ट था, अनरीडेबल था, इसीलिए वो मेक हेड और टेल नहीं कर पा रहा था। मेक हेड और टेल का मतलब होता है कुछ पता लगाना। नेक्स्ट, फेस अ फाइनल एंड डिसाइसिव डिफीट को क्या बोलते हैं, नैरो एस्केप नहीं है। मच क्राई एंड लिटिल वुल नहीं है। मीट वंस वाटरलू यही होता है एक फाइनल डिफीट, उसी को बोलते हैं मीट वंस वाटरलू। मच क्राई एंड लिटिल वुल, ज़्यादा हवाबाजी करना और उससे आउटपुट बहुत कम निकलना। बिग प्रॉमिस बट लिटिल एक्शन, हो सकता है, पूरी संभावना है। प्लेजेंट सरप्राइज तो है नहीं, इमोशनल कन्वर्सेशंस भी नहीं है, कन्फ्यूजिंग लॉजिक भी नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिग प्रोमिस बट लिटिल एक्शन, ठीक है। मच क्राई एंड लिटिल वुल, ज़्यादा शोर मचाएगा और उसका आउटपुट बहुत कम निकलेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा है किसका, नैरो एस्केप का। नैरो एस्केप का क्या होता है भाई, नैरो एस्केप तो इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं है, डीप रिग्रेट भी नहीं है, क्लोज सेव, हाँ यही हो जाएगा। नैरो एस्केप मतलब क्या, क्लोज सेव, बाल बाल बचना, सी ऑप्शन करेक्ट। इफ ए कंपनी गोज ब्रोक, इसका क्या मतलब है, अगर कोई गो ब्रोक कर रहा है मतलब क्या वो दिवालिया हो गया, डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा, बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया हो जाने को ही बोलते हैं गो ब्रोक, सी ऑप्शन करेक्ट। हैंग अबाउट इज मोस्ट लाइकली यूज्ड व्हेन, हैंग अबाउट का क्या मतलब है, हैंग अबाउट कब आप यूज करते हो। समवन इज डूइंग प्रोडक्टिव वर्क, नहीं। समवन इज लॉइटरिंग एमलेसली, हाँ कोई व्यक्ति ऐसे ही बस ऐसे ही घूम रहा है बिना पर्पस के, यही तो होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लॉइटर का मतलब होता है घूमना है वैसे ही। टू हैंग बैक इन ए डिबेट शोज, हैंग बैक का मतलब क्या होता है बताओ भाई। डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस, रिलक्टेंस या फिर अथॉरिटी। हैंग बैक का मतलब होता है रिलक्टेंस, आप बिल्कुल अड़े हुए हो। नहीं, हैंग बैक का मतलब होता है, सॉरी, हैंग बैक का मतलब होता है हिचकिचाने को बोलते हैं, हेजिटेंसी को बोलते हैं, ठीक है, हेजिटेशन को, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हैंग बैक मतलब रिलक्टेंस। नेक्स्ट, इफ समवन टेल्स यू टू हैंग ऑन टू योर वैल्यूज दे मीन, अगर कोई आपसे बोल रहा है हैंग ऑन करो अपनी वैल्यूज पर, तो वो क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि अपनी वैल्यूज को बेच दो, सेल देम। डाउट करो, स्टिक टू दैम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, कि वो कह रहा है कि अपनी हैंग ऑन करो अपनी वैल्यूज पर, मतलब अपनी वैल्यूज को पर बरकरार रहो, सी ऑप्शन करेक्ट। एक सिनिकल पर्सन कौन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको ये मानता है कि सब लोग स्वार्थी हैं, पूरी दुनिया स्वार्थी है, वही होता है सिनिकल पर्सन, वो सब पर डाउट करता है। पीपल हेल्प अदर्स आउट ऑफ काइंडनेस, नहीं, वो क्या कहता है, एवरीवन हैज़ ए सेल्फिश मोटिव, हाँ ये बात कहता है वो,
सिनिकल व्यक्ति क्या कहता है कि एवरीवन हैज़ सेल्फिश मोटिव, कि सब लोगों का अपना स्वार्थ होता है इसलिए सब लोग दुनिया चल रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कैबरे टिपिकली इन्वोल्व्स, कैबरे में क्या होता है, एक कोर्टरूम सीन है नहीं, एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट है नहीं, नाइट क्लब एंटरटेनमेंट को ही बोलते हैं कैबरेट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। चूज करना है आपको बेस्ट डेफिनेशन मतलब सिनोनिम कैबी का। कैब क्या होती है, कार, और कार का जो ड्राइवर होता है उसको बोलते हैं कैबी। एक कैब ओनर नहीं ड्राइवर, कैब पैसेंजर भी नहीं, कैब ड्राइवर। सी ऑप्शन करेक्ट, एक कैब ड्राइवर को बोलते हैं कैबी। विच ऑफ दीज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैंट, चैंट का मतलब होता है बार बार दोहराना, रिपीट करना। विस्परिंग अलोन नहीं, लाउड रिपीटिटिव स्लोगन्स एट अ रैली, एक रैली में लगातार एक रिपीटिटिव स्लोगन्स हो रहे हैं, वही होता है चैंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टैली से। ठीक है, टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करना। स्टार्टिंग में जितने वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबको पढ़ लेना खुद से। नीचे एडिटोरियल है, उसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, रीडिंग हैबिट आपकी मजबूत हो जाएगी उससे। उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करना जो कॉम्प्रिहेंशन के और ग्रामर के हैं, और ये 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको वोकैब के, इनको सबको अटैम्प्ट करना, और मुझे पूरी उम्मीद है इसके बाद आपको ये सब कुछ रट जाएगा। अगर इन 24 में से आप 15 क्वेश्चन भी अगर ठीक कर पाए 15+, आपकी तैयारी ठीक है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, डेली बेसिस पर आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आप सोचो 15 क्वेश्चन अगर आपने ठीक करे हैं तो मतलब क्या है कि 15 वर्ड्स, 15 चीज़ें वोकैब की आपको याद हो गई आज 1 घंटे में। और जब आप 1 महीने से इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 400 से 500 के बीच में आप चीज़ें याद कर रहे हो 1 महीने में। ना करने से तो ये ठीक है। अगर आपकी 20+ हो रही है भाई, आप फिर तो बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, इस साल आपका सिलेक्शन होना तय है, आप लगातार बने रहिए। ठीक है जी, चलिए मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं चीज़ों को। ठीक है, ओके। और आप मेहनत करते रहिए बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आप बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।